क्या हाल चाल है यार सभी लोगों के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग ये पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के। बहुत शानदार वीडियो रहेगा यार। देखो, कोई सा भी यार चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक्स। जो यार स्टार्टिंग की आपकी क्लासेस होती हैं, एक दो क्लासेस, उसमें यार हमारा बेस बनता है। तो इस चैप्टर का आपका बेस बनेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। एंड फिर धीरे धीरे हम लोग हमारे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यार बेसिक से लेके चलूंगा यार और आपको शानदार लेवल तक बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो यार लेक्चर 1 को यार स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मेरा नाम नितेश देवनानी यार, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपका क्वेश्चन आता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल क्या होता है बेसिकली, है ना। व्हाट इज मोल, आपका सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो यार आप लोगों को एक वर्ड पता होगा, डजन। आप लोगों ने यार कॉमन वर्ड जो आपके डेली लाइफ होती है उसमें यार ये डजन वर्ड जरूर यूज करा होगा। तो यार मुझे फटाफट से ये बताइए पहले कि 1 डजन का मतलब क्या होता है, बताइए। 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। 12 क्या? 12 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर यार ऐसे लिखा हुआ है कि यार 1 डजन कॉपी, तो इसका मतलब क्या? 12 कॉपी हो गई। अब अगर लिखा हुआ है 2 डजन पेन, तो इसका मतलब 2 इंटू 12, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है 2 डजन, है ना। तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो 2 डजन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 12, राइट। तो ऐसे ही यार आपका डजन क्या है? एक डजन क्या है? आपका एक नंबर है। ऐसे ही मोल क्या होता है? मोल भी एक आपका नंबर है। दैट्स इट, इट इज जस्ट अ नंबर। देखो यार ये चैप्टर में बच्चा बहुत ज्यादा डरता है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है Na पार्टिकल्स। मोल का मतलब क्या है? Na पार्टिकल्स। अच्छा, अब देखो, अब देखो, पहली बात आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि Na क्या है। तो Na भैया आपका Na है एवोगैड्रो भैया का कांस्टेंट। Na क्या है? एवोगैड्रोज कांस्टेंट, या फिर इसे एवोगैड्रोज नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, एवोगैड्रो भैया एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यार अपना ये नंबर दिया तो उन्हीं के नाम पे है। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमें याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है यार, ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, पार्टिकल्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मोल का मतलब क्या है? Na पार्टिकल्स। Na क्या है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। 6.02 इंटू 10⁻23 वैल्यू है, बिल्कुल याद रखनी है। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे आपके पार्टिकल्स हो जाए। अब देखो, कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है, कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है कि यार एक मोल, एक मोल, आई डोंट थिंक सो ये विजिबल होगा, दूसरा कलर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है एक मोल एटम, तो इसका मतलब क्या है? आपको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस मोल वर्ड को आपको रिप्लेस कर देना है Na से। एक मोल एटम का मतलब कितने एटम्स हो गए? Na एटम्स हो गए। और Na की वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, एवोगैड्रो भैया का कांस्टेंट। कहीं पे भी लिखा हुआ है 2 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है? इस मोल वर्ड को किससे रिप्लेस कर देना है? Na से। और कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, तो 2 और मोल वर्ड को रिप्लेस कर दो Na से, तो 2Na। अब यहां क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे भी क्या लिख दो? मॉलिक्यूल्स लिख दो, मॉलिक्यूल्स लिख दो। ऐसे ही अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 1.7 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपली आपको क्या करना है? इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर दो Na के साथ। तो देखो 1.7 मोल है, तो इट इज बेसिकली 1.7 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब यार अगर कोई सेंटी हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं यार मुझे तो एग्जैक्ट नंबर बताओ कि यार कितना है, तो कुछ नहीं यार, Na की यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पे चाहो तो कर दो, ये 1.7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, तो यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए।
कुछ नहीं करना है, जहां पे भी आपको मोल वर्ड दिख गया उसको यार Na से रिप्लेस कर देंगे, है ना। मोल कुछ नहीं है, बस एक नंबर है, जैसे यार डजन नंबर होता है, जो क्या होता है 12 पार्टिकल्स, ऐसे Na आपका मोल क्या है Na पार्टिकल्स। Na क्या है, एविगेड्रो भैया का कांस्टेंट है, ये रही यार उसकी वैल्यू। और पार्टिकल्स आपके एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी आपके हो सकते हैं। केमिस्ट्री के यार पार्टिकल्स क्या होंगे, यही सारी चीजें होंगी, करेक्ट। अरे ये बात समझ में, इतनी चीज क्लियर है। चलो और देखो, और देखो और क्या है आपका, है ना। शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब देखो यार, अब है आपके फंडामेंटल पार्टिकल कि यार आपका जो एटम है वो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। तो यार हमारी केमिस्ट्री में हमको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज है। ठीक है, पीडीएफ यार मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिएगा आपको। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अरे ये बात समझ में बिल्कुल सही है। मासेस और चार्ज इनके आपको याद होने चाहिए। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन पे मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। ये वैल्यू याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है ना। ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन ये, न्यूट्रॉन ये। अगर आप यार तीनों के मासेस कंपेयर करो, अगर आप तीनों के मासेस कंपेयर करो, ऑर्डर देखो आप, तो आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो ऑलमोस्ट उनका मास सेम है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। देखो यहाँ पे 1.674 है, यहाँ पे 1.672 है, तो आपका न्यूट्रॉन जो रहता है वो सबसे भारी रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटॉन होता है, और सबसे हल्का कौन होता है, सबसे हल्का कौन होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। वेट सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और तीनों में सबसे भारी कौन है आपका, न्यूट्रॉन है। ये आई है बात समझ में। ठीक है, अब देखो चार्जेस देखो यार, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोले तो 0। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोगों से एक सवाल, अब आप लोगों से एक सवाल है यहाँ पे। सवाल ये है कि यार आपको मैंने चार्जेस लिख दिए हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन का भी लिख दिया, प्रोटॉन का भी लिख दिया, और न्यूट्रॉन पे तो कोई यार चार्ज है नहीं। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका चार्ज ज्यादा है, ये बताइए। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका चार्ज ज्यादा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, है ना, सोच लिया होगा यार आप लोगों ने। तो यार जो आपका चार्ज है, यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। यस, अब देखो यार यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, मैथमेटिक्स नहीं लगानी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यार प्लस वाला असर बड़ा होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे कम होना चाहिए। ये गलत है यार, चार्ज दोनों पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या है, सेम है। हम लोग यार मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये जो यार आपका, आप इलेक्ट्रॉन में ये जो आप नेगेटिव साइन देख रहे हो, और जो प्रोटॉन में आप ये पॉजिटिव साइन देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ध्यान से आप लोग देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो माइनस साइन हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन पे मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन दोनों में चार्ज की जो वैल्यू है वो तो सेम है ना यार। नेगेटिव और पॉजिटिवनेस क्या बता रही है, सिर्फ और सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। बस इतना ही बता रही है आपकी ये चीजें। आई है बात समझ में। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहता है, बस वो क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, बस अपोजिटली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन तो बोल रहा है यार हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो भैया 0 है, हमारे पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मास और चार्ज आपको याद रखने हैं। चलो और देखो, और देखो, अब देखो, अब यार धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे। देखो मोल कॉन्सेप्ट में आपका पूरे के पूरे यार न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी यार ना के बराबर है।
मैं हल्की फुल्की आपको थ्योरी बताऊंगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, तो एक कॉपी लेके बैठो अपने साथ में, जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो यार आप लोग करते जाइए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो उसका मास कितना रहेगा, ये बताइए आप लोग, ये बताइए। तो देखो सीधा सीधी बात है, हम लोगों ने अभी अभी मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देख के आए, कितना 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो इतना पता है हमें। देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले लेता हूं तो उसका मास कितना है, उसका मास कितना है, अभी अभी मैंने देखा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कुछ नहीं, मैंने आपको क्या सिखाया, इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर दो Na से, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हो गए, Na इलेक्ट्रॉन्स, Na इलेक्ट्रॉन्स, Na का मतलब क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सही है। अब सीधा सीधा देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो बताओ यार 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ यार Na इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, सीधी सीधी बात है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यार ये आप लोगों ने कक्षा 9वीं या 10वीं में जरूर पढ़ा होगा, या फिर उससे ही पहले पढ़ लेते, यूनिटरी मेथड यार, यूनिटरी मेथड। सीधी सी बात है यार, अगर एक चॉकलेट लेते हो, है ना, इसको चलो ऐसे समझो यार, है एक चॉकलेट लेते हो तो उसका पैसा कितना है, मान लो 10 रुपए की है ना, 10 रुपए की ले ली, ठीक है। अच्छा किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा की दे सकते हो यार, है ना, वरना खुद खा रहे हो तो 10 रुपए की बहुत है, ठीक है। एक चॉकलेट ली 10 रुपए की है ना, अच्छा 5 चॉकलेट लेंगे तो कितने की आएगी भैया, इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, ये तो करते हैं, ये तो करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर Na से मल्टीप्लाई कर दो, 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू Na kg, ठीक है। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। इतना इजी है, इतना इजी है। यूनिटरी मेथड यार पूरे चैप्टर में मैं लगाते चलूंगा कि यार इतने का इतना है तो इतने का कितना होगा, 1 मोल का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन्स को कितना होगा, इतना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन्स को कितना होगा, इतना होगा, ऐसे कर देंगे। अरे बात समझ में, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब देखो ये है पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो आपका रहता है वो क्वांटाइज्ड रहता है। इसका मतलब क्या है ये समझिए, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू ई, इधर प्लस माइनस N इंटू ई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब समझो, सुनो 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 सुनो, जैसे देखो अगर मैं आपका सोडियम प्लस की बात करूं, Na प्लस की बात करूं, तो क्या इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 1e, ई की वैल्यू कितनी है, ई है आपका, ई की वैल्यू है यही 1.6 इंटू 10⁻⁻90, जो आपका वो था मैग्नीट्यूड था, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जितना चार्ज रहता है उसका मैग्नीट्यूड ले लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा एन क्या है, एन आपके नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4, एन क्या क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि यार आपके जो चार्जेस रहेंगे वो मल्टीपल ऑफ ई में रहेंगे, जैसे 1e प्लस 1e प्लस 2e प्लस 3e माइनस 1e माइनस 2e माइनस 3e माइनस 4e, हमेशा मल्टीपल्स ऑफ e में रहेंगे। कभी भी यार चार्ज ये नहीं आएगा 1.3e, ये नहीं आएगा, डेसिमल्स में नहीं आएंगे। चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब ही ये है कि आपकी वैल्यू जो रहेगी वो क्वांटाइज रहेगी, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 इसमें डालेंगे। जैसे इधर देखो आपका Na प्लस 1 था तो चार्ज कितना था यहाँ पे प्लस 1e, जैसे आपका देखो मैग्नीशियम प्लस 2 है तो चार्ज कितना है, प्लस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2e हो गया, प्लस 2e हो गया। अब चाहो तो यार e की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ऐसी जैसे देखो आपका क्लोरीन माइनस है तो आपका देखो अब यहाँ पे -1 माइनस में है चार्ज, तो -1 और 1 है चार्ज तो इसको e से मल्टीप्लाई कर दो तो -e हो गया ये। जैसे O2 माइनस तो ये कितना हो गया -2e हो गया। कहने का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, है ना, कभी भी ये नहीं आएगा, कभी भी आपको चार्ज ऐसे नहीं दिखेगा, कभी भी आपको हमारी केमिस्ट्री में चार्ज ऐसे नहीं दिखेगा 1.3e ऐसे नहीं दिखेगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हमेशा e के मल्टीपल्स में रहेगा, 1e 2e 3e -1e -2e -3e। आ रही है बात समझ में,
अब देखो इन पे कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा भैया, है ना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, वीडियो पॉज करते हुए चलना। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पहला मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? Na इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो इनका कितना आपका मास नहीं, इधर चार्ज लिखिए, इधर चार्ज लिखिए। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इधर सब पे क्या है? चार्ज निकालना है। मास तो यार हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। चार्ज पे बात करें। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यार मुझे पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो यार उस पे कितना आपका चार्ज रहता है? कितना चार्ज रहता है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखो अब माइनस और पॉजिटिव साइन उसे छोड़ दो यार, ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, उसे छोड़ दो, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है? Na इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो Na इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो यार। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Na की वैल्यू ले लो, कितनी? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कूलम्स। अब एक मजे की बात यह है कि जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये टर्म लगभग आता है 96500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हैं तो उस पे जो चार्ज आता है कितना आता है? 96500 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, इसी वैल्यू को 96500 कूलम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। ठीक है, फैराडे एक साइंटिस्ट थे यार, उन्होंने ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा कि यार अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उस पर जो चार्ज निकल के आता है कितना आता है? 96500, लगभग 96500 कूलम आता है। और उसकी आपको वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है? 1 फैराडे कंसिडर करनी है। और 96500 कब आता है? जब आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को Na से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू निखर के आती है। आइए इतनी बात समझ में। अब देखो आप आगे के क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे देखो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट चार्ज, है ना, चार्ज निकाल रहे हैं ऑफ 1 मोल ऑफ Mg+2। Mg+2 आयन बोल रहा है। अब देखो यार मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो जैसे Mg+2 आयन है तो उस पर चार्ज कितना है? +2e। तो अगर आप एक Mg+2 आयन लेते हो तो उस पर चार्ज कितना है? उस पर चार्ज कितना है? +2e का, है ना। या फिर मैं लिख देता हूं सिंपली 2e लिख देता हूं। e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये तो एक Mg+2 आयन पे है ना। आपको बोल रहा है एक मोल पे बताओ यार, एक मोल पे। तो आपको क्या सिखाया है? मोल का मतलब क्या है? Na पार्टिकल्स। तो एक मोल का मतलब कितने आपके हो गए? Na Mg+2 आयन्स हो गए। क्या सिखाया यार? इस मोल को किससे रिप्लेस कर दो? सिंपली Na से कर दो, है ना। तो अगर एक Mg+2 आयन में 2e चार्ज है तो आपका Na मैग्नीशियम +2 आयन में कितना होगा? आपका कितना होगा चार्ज? 2 इंटू e। एक सेकेंड, है ना। देखो एक पे कितना है? 2e। तो Na पे कितना होगा? Na पे होगा आपका 2e इंटू Na चार्ज, है ना। अब इसकी यार वैल्यू डालो। जैसे देखो 2 इंटू ई की वैल्यू डालो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। Na की वैल्यू डालो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये जैसे मैं येलो से क्लिप कर रहा हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये आपका 96500 कूलम भी लिखा हुआ है? बिल्कुल। देखो ना यार, ऊपर मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एवेगेड्रो नंबर को आपका मल्टीप्लाई करा तो वो क्या आया था? 96500 आया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 96500 कूलम लिख सकता हूँ। और इस 96500 कूलम को क्या लिख सकता हूँ? फैराडे। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ? ऐसे 2 फैराडे। चार्ज कितना आ गया? 2 फैराडे आ गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ है? अब एक और क्वेश्चन करूंगा। अगेन यार वीडियो पॉज करिएगा। अगेन इस पे यार, है ना, मास नहीं है, ये चार्ज है। चार्ज निकालिए, ठीक है, चार्ज निकालिए। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट चार्ज ऑफ 5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3। सोचो
सोचो। पहली बात तो यार सीधी सीधी ये है कि 5 मोल Na प्लस सॉरी एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस दे रखा है, तो 5 मोल का मतलब क्या है 5 Na एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, सही ना। क्या सिखाया आपको, इस मोल वर्ड को किससे रिप्लेस कर दो, Na से, तो कर दिया यार हमने, ठीक है। अगर मैं आपका एक एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन लेता हूं तो उस पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो चार्ज कितना डेवलप होगा 3e, कितना डेवलप होगा 3e। e क्या है, e आपकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम की, सही है। तो एक एल्यूमिनियम प्लस 3 पे चार्ज कितना है 3e, तो आपका 5 Na एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा 3 इंटू 5 या 3e लिखो यहां पे, एक सेकेंड है, यहां पे लिख दो 3e, ठीक है। ये हो गया आपका 3e इंटू 5 Na, करेक्ट है। अब चलो इसको सॉल्व करो, जैसे 3 इंटू 5 और e की वैल्यू डाल दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यार देख रहे होंगे इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकता हूं 96500 कूलम बोल सकता हूं, और उसको क्या बोल सकता हूं 1 फैराडे। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 5 क्या 15 फैराडे, 15 फैराडे। आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है। तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अब आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी, कुछ नहीं यार, आपको ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, इनके मासेस की और इनके चार्जेस की। उसके बाद कुछ नहीं यार, आपका 1 मोल का पूछे, 10 मोल का पूछे, 1000 मोल का पूछे, बता देना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। और चार्ज हमेशा क्या रहेगा क्वांटाइज रहेगा, मतलब हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में रहेगा, 1e 2e 3e 4e 5e 6e -1e -2e -3 -4e, है ना। ये कभी भी नहीं आता, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए और देखो और क्या है। अब यार देखो, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में शानदार बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो यार कुछ डेफिनेशंस हैं, है ना, वो आपको आनी चाहिए। आई होप यार ये आपको आती भी होंगी, नहीं भी आती तो कोई लोड नहीं लेना है, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले ये समझो एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास आपका होता है, एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं एक कोई से भी एलिमेंट का एक एटम लूं और उसके मास को मैं मेजर करूं तो उसका मास क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास, ठीक है। देखो अब ये क्या है यार, एक मास है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, यूनिट रहेगी, इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। तो इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या बोला जाता है, AMU भी बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिफाइड मास, कहीं पे भी अगर U लिखा हुआ है या AMU लिखा हुआ है, हमको यार एक ही बात मानते हुए चलनी है। AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है यार एग्जैक्टली, अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो इसका फील लीजिए यार, आप लोग इसका फील लीजिए। जैसे देखो यार, आपको ये कुछ वैल्यूज मैं लिखने वाला हूं एटॉमिक मासेस की, आपको याद होनी चाहिए, और समय के साथ जैसे जैसे केमिस्ट्री हम लोग आगे बढ़ती जाएगी आपको ये वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। जैसे देखो एटॉमिक मास आपका हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 AMU, कितना रहता है 1 AMU। इसको फील करिए, फील करिए क्या इसका मतलब क्या, 1 AMU का मतलब क्या है। एटॉमिक मास अगर मैं हाइड्रोजन का बोलता हूं 1 AMU, तो उसका मतलब क्या है कि यार अगर मैं हाइड्रोजन का एक एटम लेके आऊं, हाइड्रोजन का एक एटम लेके आऊं तो उसका मास कितना आएगा 1 AMU। अच्छा तराजू समझते हैं क्या होता है, वेइंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस है ना। देखो ये आपने रख दिया वेइंग बैलेंस, एकदम फील कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है, फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा, इस लेफ्ट साइड पे, इस लेफ्ट साइड पे आपने एक एटम रखा, किसका, हाइड्रोजन का, एक एटम रखा हाइड्रोजन का, एक एटम रखा हाइड्रोजन का। अब एक एटम को बैलेंस करने के लिए आपका जो वेइंग बैलेंस है, आपको कोई सा भी वेट मेजर करना है तो उसको वो चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ऐसे बैलेंस होनी चाहिए। एक साइड पे आपने क्या कर दिया, एक एटम रख दिया हाइड्रोजन का, तो दूसरे साइड आप जितना मास रखोगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। तो आप दूसरे साइड कितना मास रख रहे हो, दूसरे साइड आप रख रहे हो 1 AMU जितना, तो दोनों चीजें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आपका हाइड्रोजन का एक एटम आप ले रहे हो तो उसका मास कितना आ रहा है 1 AMU, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया 1 AMU, ठीक है। ऐसे ही आपका जो हीलियम है, इसका आपका एटॉमिक मास कितना होता है 4 AMU। मतलब यार अगर हीलियम का एक एटम लेके आऊं मैं
तो उसका मास कितना कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा आपका 4 AMU एक एटम का। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने लिथियम लिया तो उसका कितना रहता है 7 AMU। अब बोलोगे भैया क्या ये वैल्यूज याद रखनी है, तो हाँ यार याद रखनी है, क्यों नहीं याद रखनी है ना। और यार ऐसे घबराने की बात नहीं होती है, समय के साथ धीरे धीरे आपको अपने आप ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, है ना। ये वैल्यूज यार अपने आप याद हो जाती हैं, हर किसी बच्चे को याद हो जाती है। वैसे यार देखो क्वेश्चन पेपर में इनकी वैल्यूज वो देता है ना, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो क्वेश्चन पेपर में इनकी वैल्यूज वो देता है, लेकिन इसके भरोसे तो नहीं रह सकते कि यार वैल्यू देगा वो, नहीं। बहुत यार बेसिक सी वैल्यूज हैं, ये हम लोग यार याद करके ही चले, है ना। ये हम लोगों को याद ही होनी चाहिए, ठीक है, ये हमको याद होनी चाहिए। कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया। कार्बन का कितना होता है 12, बोरॉन 11, बेरिलियम 9, लिथियम आपका 7, और ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम का हो गया। ठीक है, ऐसे यार कुछ कुछ कॉमन लिख देते हैं यार, जैसे ना ऑक्सीजन हो गया यार आपका कितना 16 AMU रहता है ना, ये वक्त के साथ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन कितना रहता है यार आपका 14 AMU रहता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका यार फ्लोरीन की बात करें तो ये आपका 19 AMU रहता है। जैसे आपके नियॉन की बात करें तो ये आपका 20 AMU। सोडियम, ठीक है, सोडियम 23 AMU। अब जैसे देखो सोडियम का बोल रहा है एटॉमिक मास 23 AMU, इसका मतलब क्या है, फील लो यार, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक एटम लेके आऊं सोडियम का तो उसका मास कितना कहलाएगा 23 AMU। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है। जैसे मैग्नीशियम हो गया यार आपका कितना रहता है 24 AMU। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना रहता है 27 AMU। ये वैल्यूज रहती हैं यार आपकी। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका सिलिकॉन 28 AMU। ठीक है, जैसे आपका फॉस्फोरस 31 AMU। तो ये आपकी वैल्यूज रहती हैं, ये आपकी वैल्यूज रहती है ना। जैसे क्लोरीन आता है 35.5 आता है, 35.5 AMU। ठीक है, कैल्शियम आता है, कैल्शियम आपका 40 AMU आता है। तो यार ये कुछ बेसिक सी वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और मैं वैसे वापस रिपीट कर रहा हूं कि समय के साथ ये आपको आराम से बड़े प्यार से याद हो भी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम में ले लूं तो उसका जो मास रहेगा उसको क्या कह लूंगा, एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे यार दूसरी टर्म होती है आपकी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अब यार ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा, है ना, मैं समझाता हूं, है ना। देखो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अच्छा उसका यूनिट क्या रह जाएगा, जैसे उसका यूनिट था AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है ग्राम्स होता है, इसका यूनिट क्या होता है ग्राम होता है। तो पहली बात तो आप लोग फील लीजिए, इस 1 मोल एटम्स की मतलब क्या है, इस 1 मोल एटम का मतलब है Na एटम्स। कितना, Na एटम्स। Na का मतलब क्या है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, ये तो डिफरेंस समझिए, एटॉमिक मास में हम लोग मास ऑफ एक एटम ऑफ एन एलिमेंट ले रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास में हम मास ऑफ 1 मोल एटम्स ले रहे हैं। मतलब कितने एटम्स ले रहे हैं, Na एटम्स ले रहे हैं। तो बहुत सारे एटम्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम, अगर हमको मास मेजर करना है तो यहाँ पे हम बहुत सारे एटम्स लेके आ रहे हैं। एटॉमिक मास में एक ही एटम लेके आए थे, यहाँ पे हम बहुत सारे एटम लेके आ रहे हैं। अब अगेन यार कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, वो आपको याद रखनी है। जैसे देखो हाइड्रोजन का कितना आता है 1 यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम। जैसे हीलियम का कितना रहता है 4 ग्राम। अभी आपको फील कराते हैं, है ना, अभी आपको फील भी कराएंगे। जैसे आपका लिथियम कितना रहता है 7 ग्राम्स, 7 ग्राम। ठीक है, जैसे आपका बेरिलियम कितना रहता है 9 ग्राम। आपका बोरॉन 11 ग्राम। क्या नोटिस कर रहे हो, कार्बन 12 ग्राम। यस, अगर ध्यान से नोटिस करें हम लोग तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जैसे हाइड्रोजन की 1 ग्राम आया, यहां पे क्या आया 1 AMU आया। हीलियम का यहां पे कितना है 4 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कितना है 4 ग्राम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की सेम होती है। डिफरेंस क्या है यूनिट में, एटॉमिक मास का क्या है AMU, आपका ग्राम एटॉमिक मास का क्या है ग्राम। बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जैसे देखो यार अब नाइट्रोजन का लिखो, नाइट्रोजन का लिखो तो क्या लिखोगे 14 यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन का लिखो तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। फ्लोरीन का 19 ग्राम। नियॉन 20 ग्राम। ठीक है, सोडियम 23 ग्राम। अरे बात समझ में, है ना। मैग्नीशियम 24 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू भैया सेम है, बस यूनिट चेंज करते जाओ। एल्यूमिनियम 27 ग्राम। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन 28 ग्राम।
AMU नहीं भैया, ग्राम है ना, ग्राम, ठीक है। फॉस्फोरस 31 ग्राम, आ रही है फील, ठीक है। सल्फर 32 ग्राम, ऐसे रहता है, ठीक है। कैल्शियम 40 ग्राम। तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, डिफरेंस क्या है यूनिट में, डिफरेंस क्या है यूनिट में। अब जैसे फील लो, जैसे देखो मैंने अगेन तराजू ले लिया, तराजू बोले तो वेइंग बैलेंस ले लिया। जैसे पिछली बार जब मैं मास निकाल रहा था तो मैं एक एटम का निकाल रहा था, देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिया था तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया था वेइंग बैलेंस के एक एंड पे। अब मैं क्या ले रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास मेजर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एटम्स लेके आया, बहुत सारे एटम्स लेके आया। कितने एटम लेके आ रहा हूं, कितने एटम लेके आ रहा हूं, यहां पे लेके आ रहा हूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेके आया मान लो, मतलब कितने, Na हाइड्रोजन एटम लेके, एक एटम नहीं लाया हूं, Na हाइड्रोजन एटम, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम लेके आया। तो इसके लिए आपको जो मास रखना पड़ेगा राइट साइड में, कितना रखना पड़ेगा, 1 ग्राम जितना। तो ये कहलाता है इसका ग्राम एटॉमिक मास। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, डिफरेंस क्या है यूनिट में, उसका AMU है, इस भाई साहब का ग्राम्स है, ठीक है। ये आपकी हो गई एटॉमिक मास की, और ये ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही आपकी दो और डेफिनेशंस होती हैं, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखना यार आप लोग थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लगे। मॉलिक्यूलर मास तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर मैं किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल ले लूं, कितना, एक मॉलिक्यूल, उसका मैं मास मेजर करूं तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वही सेम, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर इसे हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं किसी भी सब्सटेंस का, उसका मास मैं मेजर करूं तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखो एग्जांपल यार, जैसे देखो यार एग्जांपल आपका, जैसे आपका पानी H2। अब देखो यार इसे निकालते कैसे हैं, जैसे देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है, 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना हो जाएगा उनका मास, 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक ही है, एक का मास कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है, तो इधर 1 × 16, तो इसका कितना आ गया, 18। यूनिट क्या लगा दूंगा, AMU, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं, है ना। तो देखो अगर फील लेना चाहो तो ये रहा अगेन आपका वेइंग बैलेंस, ये रहा आपका वेइंग बैलेंस। अब इधर मैं जो लेके आया हूं, सपोज करो ये लेके आया हूं एक मॉलिक्यूल, किसका, पानी का, एक मॉलिक्यूल लेके आया मैं पानी का, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को 18 AMU जितना मास मेरे को दूसरी साइड रखना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। तो एक पानी के मॉलिक्यूल का वेट कितना हो गया, 18 AMU, 18 AMU। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो यूनिट क्या कहलाएगी, AMU। जैसे देखो NH3, नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक है, मास कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 है, मास कितना होता है, 1 होता है। तो 17 यूनिट क्या लगा दो, AMU लगा दो। आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हो रही है। जैसे हम बात करें CaCO3 की, तो देखो कैल्शियम का एक एटम है, कितना मास रहता है उसका, 40। कार्बन का कितना है, एक, मास कितना रहता है, 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, मास कितना रहता है आपका, 60। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 100, 100 क्या, AMU, 100 क्या, AMU। आ रही है बात समझ में, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा कौन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब समझ पा रहे हैं ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम्स, यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम्स। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है यार, ये 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इधर हैं आपके Na मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से क्या हो। अब देखो यार कैसे निकालेंगे, जैसे पानी का निकालो यार H2O का, तो कितने हाइड्रोजन आइटम है, 2, मास कितना होता है, 1। कितने ऑक्सीजन आइटम है, 1, मास कितना होता है, 60। तो ये कितना आ जाएगा, 18। यूनिट क्या लिख दो, ग्राम्स, यूनिट क्या लिख दो, ग्राम्स, राइट। जैसे NH3, कितने आपके नाइट्रोजन के एटम है, एक, मास कितना, 14। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, मास कितना, 1। तो ये कितना आ गया आपका, 17, 17 क्या, ग्राम्स। ऐसे ही अगर आप CaCO3 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
100 ग्राम। क्या समझ में आया? यस, न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन क्या आ रही है? सेम आ रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यूनिट में। डिफरेंस क्या है? यूनिट में। मॉलिक्यूलर मास का क्या है? एएमयू। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या है? ग्राम्स। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जब भी मैं एक क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं, एक एटम को मेजर करूं या एक मॉलिक्यूल को मेजर करूं, जैसे देखो, जैसे देखिए, एक मॉलिक्यूल को मेजर करा तो हमने यूनिट क्या ली? एएमयू। ऐसे ही मैंने थोड़ी देर पहले एक एटम को मेजर किया था तो मैंने यूनिट क्या ली थी? एएमयू। तो अगर एक को आप मेजर कर रहे हो तो यूनिट क्या हो गई? एएमयू। और उधर ही आप एक मोल को कर रहे हो, एन एटम्स या एन मॉलिक्यूल्स को कर रहे हो, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम्स। जैसे आपका ग्राम एटॉमिक मास या फिर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फील लेना चाहो तो अगेन वही है, जैसे देखो ये आप डाल दो तराजू, है ना भैया? ठीक है भैया, डाल दिया, सही है। लेफ्ट साइड क्या करा आपने? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके आए। कितने मॉलिक्यूल्स लेके आए? 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स लेके आए, मतलब Na वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके आए। तो अगर उसको बैलेंस करना होगा तो कितना वेट रखना पड़ेगा? राइट साइड में 18 ग्राम जितना। कितना रखना पड़ेगा? 18 ग्राम जितना। आ रही है बात समझ में? तो Na का मतलब क्या है? आपका एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 वैल्यू होती है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी देखनी है। फील आ रही है ना यार? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक एटम और एक मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल एटम्स एंड 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती हैं लेकिन यूनिट में डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलो भैया ये चीज आइए समझ में। अब देखो, अब यार हमने एएमयू समझ लिया कि हाँ यार एक यूनिट है। जैसे यार देखो, ग्राम क्या होता है? एक यूनिट है यार मास का। किलोग्राम क्या होता है? एक यूनिट है मास का। ऐसे एएमयू क्या है? एक यूनिट है मास का, है ना। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है आपके एएमयू की? प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एएमयू की, है ना। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, जैसे व्हाट इज एएमयू। क्वेश्चन आ रहा है जैसे व्हाट इज एएमयू। एएमयू की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ना। तो पहले एएमयू को समझो, उसके बाद हम रिलेशन समझेंगे आपका एएमयू एंड ग्राम्स में कि यार क्या रिलेशन है इन दोनों में। ठीक है, तो एएमयू क्या होता है? एएमयू इज मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 C12 एटम। समझो इसे यार, ध्यान से समझो। क्या करो, कार्बन 12 एटम लो, ले लिया भैया, ले। ये रहा आपका कार्बन 12 एटम, है ना। ये रहा आपका कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसको क्या करो, इसके 12 हिस्से कर दो, है ना। वैसे गिनने विनने नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली 12 हिस्से कर दे रहा हूं। मान लो इसके 12 हिस्से कर दिए मैंने। ठीक है, कितने हिस्से कर दिए देख लेना यार, है ना। ठीक है, कितने हिस्से कर दिए? 12 हिस्से कर दिया, 12 पार्ट्स कर दिए। ठीक है भैया, है ना। पिज्जा खाया ना यार आप लोगों ने, बड़ा सा पिज्जा लेना और उसके एकदम 12 आपने हिस्से कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। अब आपने ये एक हिस्सा उठाया तो ये जो पार्ट रहेगा, ये कौन सा पार्ट रहेगा? 1/12 पार्ट रहेगा ना यार, 1/12 पार्ट रहेगा। ठीक है, कार्बन C12 एटम लिया, उसके 12 हिस्से करे, उसका एक हिस्सा उठाया और आपने अपने हाथ में रख दिया और उस हिस्से को आपने मेजर करा। ये जो 1/12 पार्ट है, इसका आपने मास मेजर करा, इसका आपने मास मेजर करा। इसका जो मास आता है वो ही क्या कहलाता है? 1 एएमयू। उसका जो मास आता है वो ही क्या कहलाता है? 1 एएमयू कहलाता है। ठीक है, तो 1 एएमयू इज व्हाट? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 C12 एटम। एक C12 एटम लो, उसके यार आप लोग 12 हिस्से कर दो, एक हिस्सा उठाओ, उसका मास लो, उसका जितना भी मास आता है वो क्या कहलाता है? 1 एएमयू। वो क्या कहलाता है? आपका 1 एएमयू कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ गए भैया। अब भैया रिलेशन क्या है यार? अगर एएमयू और ग्राम्स में हमसे कोई रिलेशन पूछे तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो यार, रिलेशन करते हैं ना। चलो यहां पे मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं कि रिलेशन कैसे आता है। मैंने यार अभी अभी आपको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ाया। देखो वापस पीछे मैं लेके चलता हूं, देखिएगा। ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, मतलब Na एटम्स का। और कार्बन का मास कितना है? 12 है। कार्बन का मास कितना है? 12 है। तो अगर मैं कार्बन के, देखो, अगर मैं कार्बन के 1 मोल एटम ले लेता हूं, 1 मोल C12 एटम ले लेता हूं अगर मैं, तो उसका मास कितना आएगा? 12 आएगा, 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा ना यार। 1 मोल, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12 है। तो अगर 1 मोल कार्बन 12 एटम्स ले लिए तो उसका मास कितना आएगा? 12 आएगा। 1 मोल एटम्स का मतलब कितना है? आपने Na एटम्स ले लिया, Na कार्बन 12 के एटम्स ले तो उसका मास कितना है?
12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम है। ये तो Na एटम्स का है यार, ये तो क्या है, Na एटम्स का। अगर मैं एक एटम का मास लेना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा, एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम C12 का मास कितना हो जाएगा, 12 अपॉन Na ग्राम। ठीक है भैया, ठीक है, ये कितना है, एक एटम का, ये कितना है, एक एटम का है। अच्छा, AMU को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एक एटम का भी 1/12 पार्ट, देखो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, तो अगर मैं इसका, एक एटम है, एक एटम का मास कितना आया आपका, 12 अपॉन Na, 12 अपॉन Na आया। इसका भी अगर मैं 1/12 हिस्सा ले लूं तो वो क्या कहलाएगा मेरा, 1 AMU। वो क्या कहलाएगा मेरा, 1 AMU। जो भी यार ये मास आया आपका, ये एक एटम का है ना, इसका भी आप 1/12 हिस्सा ले लो, वो क्या कहलाता है, 1 AMU। तो क्या रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, ये 12 से 12 कैंसिल होता है और आपका रिलेशन ब्लू कलर से लिखते हैं, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम। और ये जब Na की वैल्यू डालोगे, विच इज व्हाट 6.02 इंटू 10⁻23, वैल्यू डाल के जब सॉल्व करोगे तो इट वुड कम आउट 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है, 1 AMU इज 1 अपॉन Na ग्राम्स या फिर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये रिलेशन है आपका AMU और ग्राम में। देखो यार, जैसे kg एक यूनिट है, जैसे ग्राम्स एक यूनिट है, वैसे AMU भी एक यूनिट है, घबराना नहीं है यार इससे। अब जैसे यार kg और ग्राम्स है, किलोग्राम और ग्राम है, तो यार उसमें रिलेशन पता है ना यार, कि अगर 1000 आप लोग ग्राम लेके आओगे तो वो 1 kg के बराबर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे ही आपका AMU और ग्राम्स में क्या रिलेशन आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं वापस, 1 AMU इज व्हाट, 1 अपॉन Na ग्राम्स। और 1 अपॉन Na की, मतलब Na की यार वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स आ जाएगा। ये रिलेशन है, ये रिलेशन ध्यान रखना है, काम भी आता है। इस पे एक आपको क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन भी कराता हूं। ये रहा क्वेश्चन, बोलो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन ग्राम्स। आपको ग्राम में एक मॉलिक्यूल पानी का उसका मास बताना है। किस में बताना है, ग्राम में बताना है यार, लेकिन ग्राम में बताना है। कैसे करोगे यार, ऐसे कैसे करोगे, हमें पता है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, 1 मॉलिक्यूल ले लूं, किसका, H2O का, तो उसका मास कितना रहेगा, देखो कितने हाइड्रोजन आटम है, 2, तो 2 इंटू 1, कितने ऑक्सीजन आटम है, 1, तो 1 इंटू 16 कितना रहेगा, 18। यूनिट क्या रहेगी यार इसकी, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यूनिट क्या रहेगी, AMU। तो पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 AMU। लेकिन हमें किस में बताना है, ग्राम में बताना है। AMU में तो यार हमें पता है 18 AMU, ग्राम में बताना है। हमें पता है एक AMU कितना होता है, 1 अपॉन Na ग्राम्स होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 18 AMU कितने रहेंगे, 18 बाय Na ग्राम्स। कुछ नहीं बस सर, 1 अपॉन Na को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। AMU में पूछता तो सीधा सीधा बताया मैं 18 AMU, लेकिन उसमें किस में पूछा, ग्राम्स में पूछा, तो कुछ नहीं यार, उसको 1 अपॉन Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यार। सही है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। चलो भैया, अब यार कुछ आपको बेसिक टर्म बता देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे यार। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करना और आपके जो एवरेज एटॉमिक मास और ये सारी चीजें होती हैं वो सारी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो का थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, धीरे धीरे आपकी जो लेक्चर की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये देखो, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, सिंपली यार नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। बहुत आसान है यार, जैसे H2 की बात करें तो कितने एटम्स हैं यार, कितने एटम्स हैं, 2 हैं यार, तो आपकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई। O2 की बात करें कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। H2O की बात करें तो कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं, तो कितने एटम्स है टोटल, 3 है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे NH3 की बात करें तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे आपका ग्लूकोज भैया C6H12O6, कौन है ये, ग्लूकोज जी हैं, प्रणाम करो इन्हें, चलो है ना, बहुत काम आएंगे आगे जाके, ग्लूकोज जी हैं। तो इनकी एटॉमिसिटी कितने हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 आपके ऑक्सीजन, तो ऐड करो 6 12 6 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 24 हो गई। जितने भी आपको एटम्स दिख रहे हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी।
यार ये अभी इसलिए सिखा रहा हूँ, ये आपको आता होगा है ना, आई नो आपको आता होगा है ना, लेकिन हम लोग यार बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। ये यार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि यार आपका इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो यार इसमें एटम्स बताइए, इतने मोल्स हैं तो इसमें यार आप एटम्स बताइए। तो इसमें आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन नहीं लेने का है। सारी चीज़ें हौले हौले करके सिखा देंगे ना, सारी चीज़ें बड़े प्यार से सिखा देंगे ना, टेंशन नहीं। और इतने क्वेश्चंस करवाएंगे कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और यहीं से ही सारी चीज़ें आएंगी, यहीं से ही सारी चीज़ें आएंगी है ना। तो लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है आप लोगों को। तो एटॉमिसिटी समझी हमने, ठीक है भैया। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी क्या होता है? पहली बात ये समझो कि इट इज, वेपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज रिलेटिव डेंसिटी, इट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। अब देखो यार, जैसे ही वेपर डेंसिटी का नाम लिया जाता है तो यार फटाक से बच्चा बोल देता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2, है ना। अभी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। फटाक से बच्चा बोल देता है वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। लेकिन फील लीजिए यार कि ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 आया कैसे यार, ये तो समझ में आना चाहिए ना। ये मेजॉरिटी बच्चों को, मतलब 100% बच्चों को यार पता होगा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। लेकिन ये आया कैसे, ये समझो। तो पहली बात तो ये है कि इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी। जो वेपर डेंसिटी होती है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं होती, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ये डेंसिटी निकालते हैं। और वो कौन सा एलिमेंट है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब यार जो आप ये डेंसिटी निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। और ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी होने के कारण इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब ये समझो कि यार जैसे बच्चे बोलते हैं वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो देखो वेपर डेंसिटी होती क्या है? वेपर डेंसिटी मेरे को किसी भी सब्सटेंस की निकालनी है ना। वेपर डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और वो हमने जो पैरामीटर डिसाइड करा है वो क्या डिसाइड किया है? हाइड्रोजन डिसाइड किया है। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? ये तो होती है। तो वेपर डेंसिटी में जैसे मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन में क्या लिख दो? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। अब अगर आपकी वॉल्यूम सेम है, इफ सेम वॉल्यूम, मतलब सब्सटेंस और हाइड्रोजन की आपने सेम वॉल्यूम ले रखी है, सब्सटेंस और हाइड्रोजन की आपने सेम वॉल्यूम ले रखी है, तो ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है ये तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यार मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह आप मॉलिक्यूलर मासेस ले लीजिए, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाती है? मॉलिक्यूलर मास, जिस भी आप सब्सटेंस का निकाल रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। तो ये आ जाता है फॉर्मूला वेपर डेंसिटी बाय 2। तो बेसिकली बच्चों को केवल यही पता होता है, हाँ यार वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो ये तो समझो कि यार ये जो 2 आ रहा है ये क्या है? अब आपको आइडिया लग रहा है ये 2 क्या है? ये 2 है मॉलिक्यूलर मास किसका? हाइड्रोजन का। ये क्या है आपका? मॉलिक्यूलर मास किसका? हाइड्रोजन का। क्योंकि यार जो वेपर डेंसिटी वो रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू हाइड्रोजन, H2 के रिस्पेक्ट में हम लोग डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं। तो जो वेपर डेंसिटी आती है इट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, और 2 क्या है आपका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखो यार आपको बोलता है कि बताओ वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, बताओ O2 बताओ, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 बताओ। तो इसका मॉलिक्यूलर मास लो, कितना है? 32, है ना। मतलब बेसिकली 2 × 16 ना, 32 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गए? 16। यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई भी यूनिट नहीं लिखोगे। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? सल्फर है, एक एटम है तो 1 × 32, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16, ये कितना आ रहा है? 64। तो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 कितनी आ गई? 64 बाय 2, तो कितनी आ गई? 32। तो ऐसे करके निकालनी है। लेकिन ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है भैया, हमको फॉर्मूला पता है, लेकिन फील लेते हुए चलो कि यार ये जो 2 आया वो कैसे आया? कैसे आया? वो बेसिकली इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2, क्योंकि वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव टू H2।
ठीक है, ये सारी क्या है यार, हमारे हथियार हैं यार। जो भी यार इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, ये सारी के सारे आपके हथियार हैं और ये सारी चीज़ें आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे यार। जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी और ढेर सारे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि यार आपसे मतलब यहीं से ही हर क्वेश्चंस आपके आने लगेंगे। देखो क्या होता है, आपको मान लो कोई नया टाइप का क्वेश्चन आया, मैंने यार कोई नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा, ठीक है, और सपोज करो आप उस क्वेश्चन को पहली बारी में नहीं कर पाते, मान लीजिए आप नहीं कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लेते हैं तो भी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपने सपोज करो यार मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आप सपोज करो उसको पहली बारी में नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा भी दिया, तीसरा भी दिया, चौथा भी दिया, तो फिर तो होने लगेंगे यार। सपोज करो पहली बारी में नहीं कर पा रहे, उसके बाद यार मैंने आपको मेथड समझाया, आप यार समझ गए मेथड, ठीक है भैया यार ऐसे ऐसे होता है, मैंने फिर आपको वैसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको दूसरी बार भी दिया, तब तो कर लोगे। अच्छा चलो दूसरी बार भी नहीं करा, फिर तीसरी बार दिया, तब तो कर लोगे। तो एक ही क्वेश्चन की हम जब 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यार दिमाग में सेटल हो जाएंगी। इस तरीके से यार आपको पूरे के पूरे कोर्स में पढ़ाया जाएगा कि सारी चीजें आपको कोर्स के दौरान ही, मतलब वीडियो लेक्चर्स देखते वक्त ही आपको सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाए। एक एक बात यार, मेरे यार पढ़ाने का यही तरीका है कि यार एक एक बात मैं 2, 2, 3, 3, 4 बार आपको रिपीट करूंगा ताकि यहां खोपड़ी में सेटल हो जाए, है ना, वीडियो देखते वक्त ही आपको सारी चीजें आ जाए। और यार उसके बाद आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे उसको यार अपने पास रखिएगा, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यार फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।